हाथी ढकने से क्या आप हाथी को ढक करके दबा सकते हैं? हाथी दबने वाले लोगों में से नहीं है। मायावती जी का हाथी है, वो आपका पैसा खाता है। मायावती के हाथी को पैसे कौन खिला जाएगा? पैसा भेजता कौन है? भ्रष्टाचार हो रहा था, पूरी की पूरी कांग्रेस का साथ और सहारा मिला। हनुमान की भक्तों की पूंछ में कपड़ा किसने लपेटा? कांग्रेस ने। तेल किसने डाला? प्राइम ने। आग किसने लगाई? माया ने। अगर जूझी की लूट न हुई होती तो ये जो बच्चा बैठा है ये 12 लाख रुपए का मालिक होता। संस्था का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया है। बदलापुर और दफई के बीच में इस बिजली का उलट पलट हो रहा है। मुद्दों की क्या बात करनी, निकम्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और मैं हूं हेमंत केवलिया। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे यूपी की हर छोटी बड़ी खबर से। यूपी में तीसरे दौर का मतदान खत्म हो चुका है। इस चरण में 10 जिलों की 56 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। पहले और दूसरे चरण में पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया था और तीसरे चरण में भी माना जा रहा है कि मतदान का आंकड़ा 60% तक पहुंच सकता है। इलेक्शन कमीशन के आंकलन के मुताबिक 3 बजे तक 47% मतदान हुआ, वहीं 1 बजे तक 35% तक वोटिंग हुई थी। तीसरे दौरे का मतदान खत्म हो चुका है। 5 बजे तक मतदान खत्म हो गया। और अगर बात की जाए किस तरीके से वोट डले और वोट सबसे अधिक वोट देखने को मिले, चंदौली में भी ज्यादा वोट देखने को मिले, लगभग 50% तक वोट पड़े हैं चंदौली में। और उसके साथ साथ 3 बजे तक 47% मतदान हुआ है। 1018 उम्मीदवारों की किस्मत के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। और उसके साथ साथ 2012 विधानसभा चुनाव के इन 10 जिलों यानी कि 56 सीटों पर वोटिंग हुई और आज वोटिंग खत्म हो चुकी है। तीसरे चरण की वोटिंग आज खत्म हो चुकी है। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 10 जिलों की 56 सीटों पर आज मतदान खत्म हो चुका है। सुबह 11 बजे तक काफी तेजी से मतदान हुआ, काफी भीड़ देखने को मिली हर जिले में। 11 बजे तक काफी तेजी से मतदान हुआ, लेकिन उसके बाद मतदान धीमा चला। लेकिन उसके बावजूद भी हर चरण में मतदान 2007 विधानसभा चुनाव के कंपैरिजन से 2012 में काफी ज्यादा देखने को मिला। पहले और दूसरे चरण में मतदान 60% से ज्यादा हुआ और अब देखना यह है कि तीसरे चरण में मतदान 60% को क्रॉस करता है या नहीं। इलाहाबाद में भारी तादाद में लोग वोटिंग करने के लिए बूथों पर पहुंचे। सुबह से ही यहां पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इलाहाबाद में सबसे ज्यादा विधानसभा की 12 सीटें हैं। हालांकि यहां पर बीएसपी और कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन इस बार के चुनाव में मुकाबला चौतरफा हो गया है। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस, बीजेपी के अलावा छोटे सियासी दल भी यहां पर अपनी पैठ जमाने की फिराक में हैं। वहीं चंदौली में वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। भारी तादाद में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया। क्योंकि ये जिला नक्सल प्रभावित है, लिहाजा यहां पर 4 बजे तक ही वोटिंग हुई। ऐसे में लोगों ने लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया और उसके बाद अपने मत का प्रयोग भी किया।
चंदौली में 4 बजे तक मतदान हुआ क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उस लिहाज से 4 बजे तक वोटिंग हुई यहाँ पर। और शुरुआत की अगर बात की जाए, सुबह से अगर बात की जाए तो 11 बजे तक चंदौली में वोटिंग काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली। 25% तक वोटिंग चंदौली में देखने को मिली 11 बजे तक, और उसके बाद 3 बजे तक इन 10 जिलों में 47 से 48% वोटिंग देखने को मिली है। 56 सीटों पर आज मतदान हुआ और वो खत्म हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। पहले और दूसरे चरण में मतदान भी काफी ज्यादा हुआ। और इसी के साथ चंदौली से शरद तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। शरद, क्या लगता है चंदौली में नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, 4 बजे तक वोटिंग हुई, तो कितनी वोटिंग देखने को मिली चंदौली में? सर, अभी जो हमारे जो ताजे आंकड़े मिल रहे हैं, यहाँ पर 30% मतदान हो चुका है, जबकि अभी लाइन कतारें लगी थी मतदाताओं की, और आगे भी कुछ देर मतदान होने की संभावना है, और यहाँ पर 63% मतदान हो चुका है। जी शरद, चंदौली जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों की कतार देखने को मिली, भीड़ देखने को मिली, तो क्या लगता है 2007 से 2012 में मतदान ज्यादा देखने को मिलेगा? जी, 2012 के चुनाव में मतदान ज्यादा देखने को मिला है, जो कि चंदौली और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। जी, वोटिंग की अगर बात करें तो 4 बजे तक वोटिंग यहाँ पर खत्म कर दी गई थी, 5 बजे तक का टाइम है, लेकिन नक्सल प्रभावित होने की वजह से या फिर और कुछ भी इसमें कारण माने जा रहे हैं? नहीं, कारण यह है कि यहाँ पर नक्सल प्रभावित होने के नाते बहुत दूर दराज गाँव में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर पोलिंग बूथ है, रास्ते बहुत खराब है, इसलिए नक्सली समस्या को देखते हुए यहाँ पर चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने ऐसा निर्णय लिया था कि यहाँ पर समय से कुछ पहले मतदान संपन्न कराया जाए, जिससे कि पोलिंग पार्टियों को समय से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, सुबह की अगर मतदान की बात करें चंदौली में शरद, तो 11 बजे तक काफी उत्साह के साथ लोग भारी भीड़ के साथ वहां पर खड़े हुए थे, अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया, और उसके बाद थोड़ा कम लोग देखने को मिले, कम भीड़ देखने को मिली चंदौली में। हाँ जी, ऐसा था, सुबह में यहाँ पर घना कोहरा था, इसलिए बहुत तड़के सुबह में लोग यहाँ घरों से नहीं निकल पाए थे, इसलिए 11-12 बजे के करीब यहाँ पर भीड़ कुछ ज्यादा उमड़ी है, और जैसे जैसे मतदान समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा था, यहाँ पर भीड़ कुछ कम हुई, लेकिन जैसे ही 4 बजे का समय नजदीक आया, पुनः भीड़ बढ़ने का कार्यक्रम जारी हो गया था। जी शरद, अगर बात करें ईवीएम मशीन की, तो ईवीएम मशीन भी काफी खराब, वहां पर कुछ मशीनें खराब हुई, जिसकी वजह से वोटिंग में परेशानी हुई होगी चंदौली में। जी, यहाँ पर 1-2 बूथों पर ऐसी समस्या आई है जहाँ पर ईवीएम मशीनें खराब हो गई थी, वहाँ पर दूसरी मशीनों और जहाँ पर सुचारू रूप से बनाया जा सकता था, वहाँ पर ईवीएम मशीनों को बनाकर पुनः मतदान चालू किया गया। जी बिल्कुल, मशीनें खराब होने की वजह से चंदौली में थोड़ा वोटिंग में परेशानी हुई, और उसके साथ साथ 4 बजे तक यहाँ पर वोट हुए। शरद, तो क्या लगता है 2007 और 2012 में अंतर देखने को मिल सकता है? और जी, अभी बात की जाए तो अभी भी लोग वहां पर मौजूद हैं, अंदर हैं या नहीं? जी नहीं, अब तो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। कुछ देर में हम आपको पूरा एकदम कंफर्म आंकड़ा दे देंगे कि यहाँ पर कुल मतों का प्रतिशत कितना रहा है। जी बिल्कुल, तो पूरा आंकड़ा कुछ देर में हमको अभी तक मिल जाएगा। और शरद तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे चंदौली से, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शरद। इनको समझाना वहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भारी तादाद में वोटर घरों से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपने वोट का इस्तेमाल किया। जौनपुर में भी लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया और भारी तादाद में पोलिंग बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया गया। वाली मशीन में लग रहा है तो तुरंत छोड़ दे रहा है। वहीं मिर्जापुर भी नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल है, लेकिन लोग बेखौफ होकर घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन पहले से ही इस कोशिश में लगा हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलकर वोट डालने आए, और कमीशन का ये मिशन कामयाब होता है भी दिखाई दिया। सुरक्षा के लिहाज से इलेक्शन कमीशन ने खास इंतजाम किए थे। नक्सली किसी
तरह की गतिविधियों को अंजाम न दें, इसके लिए जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा लगाया गया था। वहीं कांग्रेस के युवराज और अमेठी से सांसद राहुल गांधी की साख भी इस फेज में दाव पर है। उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी की 3 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। राहुल की साख पर बट्टा ना लगे, इसके लिए कांग्रेस ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। अमेठी की कमान सीधा प्रियंका के हाथों में थी। अब देखना होगा कि यहां की जनता पर प्रियंका का जादू कितना छाप छोड़ पाता है। यहां भी लोग भारी तादाद में पोलिंग बूथ पर पहुंचे, लेकिन वोटिंग किसके पक्ष में हुई ये कहना बड़ा मुश्किल है। अमेठी के 3 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह वोटिंग काफी धीमी रही, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया मतदाताओं की भीड़ उमड़ती चली गई। यूपी में तीसरे दौर के मतदान पर भी ब्रेक लग चुका है। आज तीसरे दौर में 10 जिलों की 56 सीटों पर मतदान हुआ। पहले और दूसरे चरण की तरह ही तीसरे चरण में भी भारी संख्या में मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तीसरे चरण में कई बड़े नामों के साथ साथ बाहुबलियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। नतीजा अब 6 मार्च को आना है, तभी तय होगा कि मतदाताओं ने किसकी किस्मत में क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के महासमर के तीसरे चरण में राज्य के 10 जिलों की 56 विधानसभा सीटों के लिए मतदान खत्म हो चुका है। 56 सीटों पर हुए मतदान में 1018 प्रत्याशियों का चुनावी भाग्य तय होगा। तीसरे चरण के चुनाव में प्रदेश के छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जौनपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोई, मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों की कुल 56 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। तीसरे चरण के मतदान के लिए कुल 18,374 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें 30,000 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की गई। मतदान को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बल, पुलिस तथा पीएसी के जवान तैनात किए गए थे। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी घटना को रोकने के लिए जमीन के साथ साथ आसमान से भी मतदान क्षेत्रों पर नजर रखी गई। तीसरे दौर में हुए मतदान में प्रदेश के 4 मंत्रियों इंद्रजीत सरोज, नंद गोपाल गुप्ता, धर्मराज निषाद और पर्यटन राज्य मंत्री विनोद सिंह के साथ ही 29 मौजूदा विधायकों तथा 14 पूर्व मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। वहीं बीजेपी राज्य विधानमंडल दल के नेता ओम प्रकाश सिंह के साथ पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी के भाग्य का फैसला भी मतदाताओं ने कर दिया है। इलाहाबाद की फाफामऊ सीट से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के भाई शेखर बहुगुणा की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है। इसके अलावा इसी दौर में सपा सांसद रेवती रमन सिंह के पुत्र पूर्व मंत्री उज्जवल रमन सिंह का भाग्य भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो चुका है। राज्य विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में कई बाहुबलियों की किस्मत भी दांव पर लग चुकी है। इस दौर में इलाहाबाद पश्चिम सीट से बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, चंदौली की सैयद राजा सीट से माफिया डॉन ब्रजेश सिंह, जौनपुर की मड़िया हाउस सीट से मुन्ना बजरंगी, भदोई की ज्ञानपुर सीट से मौजूदा विधायक विजय मिश्र की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। बहरहाल तीसरे चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण रहा। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे सेमीफाइनल में भी कई बड़े नेताओं और बाहुबलियों की साख दांव पर लग चुकी है और मतदाताओं ने किसकी किस्मत में क्या लिखा है, इसका खुलासा अब 6 मार्च को चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। दीपक कुमार, टीवी 100। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता केसरीनाथ त्रिपाठी ने दावा किया है कि सूबे में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल चाहे जितना दम लगा ले, लेकिन कांग्रेस इस बार भी चुनावी रेस से बाहर है।
भंग होगी नहीं, लेकिन कम से कम कांग्रेस का जहां तक सवाल है वो तो चुनाव में हार मान चुके हैं, क्योंकि राहुल ने स्वयं कहा है कि वो सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बाकी हम तो भारतीय जनता पार्टी तो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। बाद में परिणाम क्या होगा उसके बाद हम अपनी रणनीति तय करेंगे। जैसे चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और जो 2 फेजेज में चुनाव हो गए, तो उससे तो हमें बहुत आशा दिखाई पड़ रही कि हम सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे चरण में 10 जिलों संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, कौशाम्बी, चंदौली, वाराणसी, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर और छत्रपति शाहूजी नगर की 56 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। इन 10 जिलों में हर दल के लिए अलग अलग सियासी समीकरण है, लेकिन आखिरी फैसले पर मुहर जनता जनार्दन को ही लगाना है। यूपी में तीसरे दौर के लिए मतदान जारी है। इस फेज में 10 जिलों की 56 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 1018 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करीब 1 करोड़ 77 लाख मतदाताओं के हाथ में है। जिन 10 जिलों में चुनाव हो रहे हैं वो हैं। तीसरे चरण का मतदान हो तो धर्मनगरी में रहा है, लेकिन इस चरण में दागी उम्मीदवारों के बीच जीत की होड़ लगी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस चरण में लगभग हर बड़े राजनीतिक दल ने आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार को चुनावी दंगल में उतारा है। यूपी के महासंग्राम के तीसरे अध्याय में धर्मनगरिया चुनाव के रंग में रंग चुकी है। 10 जिलों की कुल 56 सीटों पर 1018 उम्मीदवार की किस्मत दांव पर है। तीसरे चरण का मतदान हुआ तो धर्मनगरी में, लेकिन यहां भी दागी उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे चरण में कुल 121 दागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तीसरे चरण में यूपी की लगभग सभी पार्टियों में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की भरमार है। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो तीसरे दौर में सपा की ओर से कुल 30 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसके बाद नंबर बीजेपी का है, जिसने कुल 25 आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पिछली बार इन 10 जिलों में 31 सीटें अपने नाम करने वाली बीएसपी ने भी ऐसे 21 उम्मीदवारों को उतारा है जिनके नाम आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है, जबकि कांग्रेस ने भी 16 दागी उम्मीदवारों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं यूपी में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लगी पीस पार्टी और जेडीयू भी इस मामले में पीछे नहीं है और इन दोनों दलों की ओर से भी 4-4 दागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में जीत की ताल ठोक रहे हैं। साफ है, पार्टी चाहे कोई भी हो, सभी का एक ही सपना है, यूपी का राज सिंहासन। और इस राज सिंहासन तक पहुंचने के लिए उन्हें केवल मजबूत दावेदार चाहिए, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो। दीपक कुमार, टीवी 100। और फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। हाथी ढकने से क्या आप हाथी को ढक करके दबा सकते हैं? हाथी दबने वाले लोगों में से नहीं है। मायावती के हाथी है, वो आपका पैसा खाता है। मायावती के हाथी को पैसे कौन खिलाता है? पैसा भेजता कौन है? भ्रष्टाचार हो रहा था, पूरी की पूरी कांग्रेस का साथ और सहारा मिला था। हनुमान की भक्तों की पूछ में कपड़ा किसने लपेटा? कांग्रेस ने। तेल किसने डाला? प्राइम ने। आग किसने लगाई? माया ने। अगर यूजी की लूट न हुई होती तो ये जो बच्चा बैठा है ये 12 लाख रुपए का मालिक होता। सीबीआई संस्था का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया है। बदलापुर और सफाई के बीच में इस बिजली का उलट पलट हो रहा है। मुद्दों की क्या बात करनी, निकम्मी पार्टियां हैं सब। ऐसे लोगों ने राजनीति को गंदा कर दिया है। लोकसभा के चुनाव के पहले यूपी का चुनाव ये सेमीफाइनल है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव 2012 में प्रदेश के युवा वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। सत्ता तक किस राजनीतिक दलों को पहुंचाना है, ये काफी हद तक युवाओं के कंधे पर है। यूपी में करीब 42% आबादी युवाओं की है, इसलिए सभी राजनीतिक दल प्रदेश के युवाओं को अपने पाले में लाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हर एक राजनीतिक दल जातिगत समीकरणों को साध कर चल रहा है, लेकिन जाति के अलावा इस बार यूपी में युवा वोटर भी इस बार निर्णायक भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन दोनों चरणों में मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान केंद्रों पर युवाओं की तादाद भी काफी देखने को मिली। अगर युवाओं की बात करें तो यूपी में इस बार करीब 42% युवा मतदाता हैं। जाहिर है यूपी के युवा इस बार जिस राजनीतिक दल के साथ जुड़ेंगे उस राजनीतिक दल की जीत की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तर्ज पर युवाओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में युवाओं के लिए बड़े बड़े वायदे किए गए हैं, जिसमें रोजगार और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी शामिल है। तमाम सियासी दल अपने युवा नेता के सहारे भी युवा वर्ग को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कांग्रेस अपने युवराज राहुल के सहारे युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वहीं सपा भी अपने युवराज अखिलेश यादव के सहारे ही युवा वोटरों को अपने खेमे में लाना चाहती है। मुझे सिर्फ यह दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश का युवा जो है उसकी जो शक्ति है, उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं, जो हमारी माँ बहन बैठी हुई है, इनकी जो शक्ति है वो 22 साल से जाया जा रही है। आपका जो पैसा है, प्रगति का पैसा, आपके पसीने का पैसा, आपके खून का पैसा, वो आपसे चोरी किया जा रहा है और 22 साल से हो रहा है। बाकी प्रदेश तेजी से आगे जा रहे हैं। महाराष्ट्र जा रहा है, केरल जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, दिल्ली बदल गई और आप वहीं का वहीं रह रहे हो। कांग्रेस के साथ इस बार मिलकर चुनाव लड़ रही आरएलडी की तरफ से युवा नेता जयंत चौधरी ने मोर्चा संभाला हुआ है। जहां तक बात करें बीजेपी की, तो वरुण गांधी के रूप में बीजेपी के पास युवा नेता है, लेकिन चुनाव प्रचार से वरुण गांधी नदारद दिख रहे हैं। सत्तारूढ़ बीएसपी के पास कोई युवा नेता नहीं है। ऐसे में देखना होगा इस बार के चुनाव में यूपी की यूथ पावर किसको मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। तो तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और हर पार्टी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान उनके खेमे में आए। और अगर बात की जाए उम्मीदवारों की, 1018 उम्मीदवारों का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। तीसरे चरण के मतदान का मतदान खत्म हो चुका है और उसके साथ साथ दागी, अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो 121 दागी इस तीसरे चरण में मौजूद थे और उसके साथ साथ 5 बजे तक मतदान खत्म हो चुका है। 1018 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। शांतिपूर्ण तरीके से तीसरे चरण का मतदान खत्म हुआ। पहले और दूसरे चरण में मतदान 60% से ज्यादा हुआ और अब तक 3 बजे तक की अगर बात की जाए तो 48% मतदान हुआ है इन 10 जिलों की 56 सीटों पर। वहीं पीलीभीत सदर से बीएसपी उम्मीदवार संजय गंगवार चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। संजय गंगवार लगातार जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं और अपने लिए लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता ने। चरण के मतदान के लिए तूफानी दौरे हो रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है। हम हैं पीलीभीत सदर सीट पर और हमारे साथ हैं बसपा के प्रत्याशी संजय गंगवार साहब। जानते हैं कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या आंकड़े हैं, क्या समीकरण है। संजय जी, वरुण गांधी की लोकसभा सीट है, पूरी तरीके से यहाँ रियाज साहब विधायक पद पर काबिज हैं। कैसा चुनाव प्रचार हो रहा है आपका? आप बीएसपी के प्रत्याशी हैं और किस किस से मुकाबला देखते हैं अपना? देखिए, ये सदर सीट पे किसी से मुकाबला नहीं है। वरुण गांधी जी की मीटिंग में 10 से ज्यादा बच्चे होते हैं और लोग आदमी नहीं होते। वो उनकी असलियत जनता के सामने आ चुकी है। वो पीलीभीत की जनता को थप्पड़ मार के जो उन्होंने अपमानित करने का काम किया है, इस चुनाव में जनता उस अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी और प्रत्याशी से लेगी। इनकी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी।
रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी में गुंडों के अलावा कोई है ही नहीं, और गुंडे सब जेल में हैं, तो समाजवादी पार्टी को वोट कौन डालेगा? तो चुनाव तो एक तरफा है, चुनाव में तो कहीं कुछ है ही नहीं। इसके अलावा बात करें, बहन जी का कार्यक्रम लगेगा क्या यहाँ पर, और अगर बहन जी खुद यहाँ पर चुनावी सभा करेंगी तो कितने मजबूत होंगे संजय गंगवार साहब? देखिए, बहन जी 28 तारीख को पीलीभीत आ रही है, और 28 तारीख को लगभग पीलीभीत की चारों विधानसभाओं में 1 से 1.5 लाख लोगों की भीड़ होगी यहाँ इकट्ठी, और बहन जी आएंगी तो हम लोगों को एक एक विधानसभा में चारों की चारों विधानसभाएं जीती हुई हैं और जीत जाएंगी, और बहन जी के आने के बाद 50-50 हजार वोटों से चारों विधानसभाएं पीलेंगे। इस भीड़ को दिखाकर या शक्ति दिखाएंगे, एहसास दिखाएंगे कि मजबूत हैं? भरोसा क्या, प्रत्याशी मैं अपनी सदर सीट की बात कर रहा हूँ, सदर सीट तो जीती हुई है, बाकी सब हमारे प्रत्याशी भी जीत रहे हैं, और सरकार भी हमारी स्पष्ट बहुमत की बन रही है। क्योंकि पहले पिछले विधानसभा 2007 के चुनाव में आप लोगों ने शायद हमारे 100 सीटें के बारे में बताया था, तो हमने 200 का आंकड़ा पार किया, और इस बार तो आप ही लोग हमें 170-80 से ऊपर मान रहे हैं, तो हम जाहिर सी बात है कि 240 से ऊपर सीटें जीत करके स्पष्ट बहुमत की गवर्नमेंट बनाएंगे। तो दमखम से लगे हैं, चुनाव प्रचार जारी है, और भरोसा होगा तब जब आएंगी बहन जी यहाँ। बहन जी आएंगी, चारों प्रत्याशी भरोसा देंगे, 1 लाख से 2 लाख की तादाद भी जुटाने का प्रयास किया जाएगा। कैमरामैन वीरेंद्र कुमार के साथ गौरव गुप्ता, TV 100 पीलीभीत। पीलीभीत की बरखेड़ा सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्वामी प्रवक्ता नंद अखरिया ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। स्वामी जी जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाने में जुट चुके हैं। स्वामी जी का कहना है कि अगर वो विधायक बने और राज्य में सरकार बीजेपी की बनी तो वो किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय नेता बनने के बाद, विधायक बनने के बाद लोग समाज के सेवक नहीं बल्कि मालिक बन जाते हैं, जबकि हमें सेवक बन के रहना चाहिए। 5 साल तक लोगों की सेवा करना चाहिए, इसलिए ये हमारा संविधान कहता है। मैं वादा ये कर रहा हूँ कि एक तो अगर हमारी बीजेपी की सरकार आती है पूरे प्रदेश में, तो हम किसानों के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण हमारी बीजेपी सरकार उनके माफ करेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 100। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में होगा किसका राज? बाकी प्रदेश में राहुल गांधी बचकानी बातें करते हैं कि हाथी पैसा खा रहा है, हाथी नोट खा रहा है। ना तो यहाँ कॉलेज हैं, ना यहाँ पर जो है कोई फैक्ट्रियाँ हैं, ना विकास के लिए कुछ किया है इन्होंने। केवल गुंडाराज, अराजकता फैलाई है, गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया गया। किसान धान में पिटा, किसान आलू में पिटा, किसान जो है गन्ने में सही मूल्य मिला। जनता जिताएगी, और उसके बाद समस्या हम जानते हैं दूर कैसे होती है। कांग्रेस पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगती है। सत्ता के लिए छिड़ा है घमासान। हम पढ़े लिखे युवा हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, जो आपके शहर की समस्याएं हैं उनसे भलीभांति परिचित हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में होगा, लेकिन बुलंदशहर में जो चुनाव है वो सिर्फ कानून व्यवस्था पर चुनाव है। मैं तो संघर्ष करूंगा, मेरा जीवन संघर्ष में रहा है। पहला तो मेरा संघर्ष होगा कि वहाँ ट्रांसजेंडर में एक